चलिए अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज जो आपका चैप्टर है वो लॉ में नया टॉपिक है। नाम है चैप्टर का इंट्रोडक्शन टू लॉ। ये सेम चैप्टर आपका एग्जीक्यूटिव लेवल पे भी रिपीट होने वाला है। JIGL करके एक सब्जेक्ट है, ज्यूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ, उसमें ये सेम टॉपिक है। उसका चैप्टर का नाम है सोर्सेज ऑफ लॉ, या इन्होंने नाम रख दिया इंट्रोडक्शन टू लॉ वैसा करके। अब जो चैप्टर है ना उसको उसमें कोई सेक्शन नहीं है। दिस इज नॉट लाइक कंपनीज एक्ट, टोटली थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है। लॉ का इंट्रोडक्शन है। अगर आप इसको थोड़ा सा वो फिलोसॉफिकली और कंसेप्चुअली समझने की कोशिश करोगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, बिकॉज आपको कोई सेक्शन नंबर याद नहीं करना है, जनरल बातें समझनी है, थोड़ी हिस्ट्री समझनी है, उस टाइप का टॉपिक है और इंटरेस्टिंग है। लैंग्वेज पे कम फोकस करना, इंटेंशन पे ज्यादा फोकस करना कि बोलना क्या चाह रहे हैं, तो आपको जल्दी रिलेट होगा, वैसा चैप्टर है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लॉ के इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। स्टार्टिंग में इनका आइडिया यहाँ पे ये है कि जो कानून से जो है, या जो एक कानून व्यवस्था या लीगल सिस्टम आज जो हम फॉलो कर रहे हैं, ये यहाँ तक कैसे पहुंचा, मतलब शुरुआत कैसे हुई होगी। थोड़ा पास्ट में जाके अगर अपन सोचे तो ये लीगल सिस्टम तो अभी कुछ साल से होगा ना, 50 साल, 100 साल, 200 साल, 300 साल से होगा। उसके पहले की दुनिया में कानून नाम की चीज नहीं होगी, ऐसा भी हो सकता है। एक पॉइंट ऐसा रहा होगा जहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर जैसा कुछ नहीं था, पार्लियामेंट नहीं थी, कोई पुलिस नहीं थी, ऐसा भी एक टाइम रहा होगा। तो यहाँ तक हम पहुंचे कैसे, ये सब शुरू कैसे हुआ, इवॉल्व कैसे हुआ, वो सारी थोड़ी बहुत हिस्ट्री इन्होंने यहाँ पे डिस्कस की है। अच्छा, जो पूरे वर्ल्ड में लीगल सिस्टम बना है आज की डेट में, जो कानून है, उसका ना एक थॉट प्रोसेस रहा है। अलग अलग लोग जिनको हिस्टोरियंस, लॉ मेकर्स और थिंकर्स हम बोलते हैं, उनकी अपनी अपनी सोच रही है कि किसके हिसाब से कानून कैसा होना चाहिए। अब हम लोग कौन है डिसाइड करने वाले? तो भाई जो लोग इस फील्ड की पढ़ाई कर रहे थे, या जो लोग इस फील्ड पे रिसर्च कर रहे थे, या जो लोगों ने ये चीज़ें लोगों को पढ़ानी शुरू की, उन लोगों के अपने अपने आइडियाज थे कि अगर सोसाइटी को एक स्टेबल तरीके से चलाना है तो एक सिस्टम होना चाहिए, एक रूल होना चाहिए, कानून होना चाहिए जो हर कोई फॉलो करे। अगर ऐसे रैंडमली सोसाइटी चलती रही तो लॉन्ग टर्म तक एक सिविलाइजेशन को मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। वैसा देखो आज की डेट में पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट से पहले जो राजा महाराजाओं का सिस्टम था, तो भाई किंग ने जो बोल दिया वो कानून है, क्वीन ने जो बोल दिया वो कानून है। फिर अभी गाँव में जाओगे तो जो इस गाँव की पंचायत होती है, वो लोग जो बना देते हैं वो कानून है। ऐसे अलग अलग चीज़ें होती है। राजा महाराजाओं के पहले भी एक जमाना रहा होगा। अब बहुत साल से ये मुगल हिस्ट्री और ये मौर्य डायनेस्टी और ये सब चीजें चल रही है, तो उसके पहले क्या रहा होगा? उसके पहले वो आदि मानव वाला जमाना होगा, जब लोग ऐसे गुफाओं में रहते थे, या जहाँ कोई रूल रेगुलेशन नहीं थे, कोई राजा महाराजा भी नहीं था। तो एक पॉइंट ऐसा भी होगा कि किसी ने किसी का मर्डर भी कर दिया ना, तो शायद उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। आज की डेट में कोई मर्डर कर दे तो पुलिस उसको अरेस्ट करती है, कोर्ट में उसको प्रेजेंट किया जाता है, उस पर केस चलता है, जज उसको सजा सुनाते हैं, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट होती है या फिर फांसी की सजा होती है। तो देयर इज अ सिस्टम। लेकिन एक टाइम पे ऐसा भी तो होगा, किसी ने पत्थर उठाया, किसी के सर पे मार दिया, सर फोड़ दिया, मर गया, पर अब करे क्या? इसके खिलाफ कोई पुलिस कोर्ट कचहरी तो है ही नहीं। तो ऐसा सिस्टम भी सोसाइटी में शुरू हो गया होगा। अब एक पॉइंट पे लोगों को ये रियलाइज तो हुआ होगा कि यार ये कैसे चलेगा। अब कोई बेचारा अच्छा भला इंसान है, उसका परिवार है, ये है वो है, बाकी सब चीजें हैं, दूसरे को गुस्सा आया, उसके सिर पे पत्थर मार के उसको मार दिया। अब ऐसे तो कोई भी किसी को मार देगा, तो ये इरिवर्सिबल एक्ट है। तो उसके बाद सोसाइटी का क्या होगा, जो बाकी फैमिली सफर करती है उसका क्या होगा? और अगर लॉन्गर टर्म में ये होता गया कि लोग गुस्से में किसी का मर्डर ही कर देंगे, तो सोसाइटी कब तक सस्टेन करेगी इस तरीके से? तो भाई इसको रोकने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं से इस चीज की शुरुआत हुई होगी कि जहाँ पे जो भी लोग आसपास में रह रहे होंगे, उन्होंने मिल के कुछ कानून या रूल बनाया होगा कि देखो ये गलत है और ये सही है, आप ऐसा कर सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते हो। अब अपने बोलते हैं चोरी करना, रॉबरी, थेफ्ट, नाउ इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस। अब अगर आप उसको उस चीज की तरह लो तो बुरी बात है, ना लो तो अरे भाई ठीक है ना, तेरा सामान है मैं उठा के ले गया, क्या हो गया? ठीक है, तेरे यहाँ कुछ खाना पड़ा था मैंने उठाया खा लिया, क्या हो गया? अरे कोई बात तो गलत है ना यार, बिना पूछे किसी की चीज लेना सही नहीं है। तो जो एथिकली गलत है उसको लीगली या बाई रूल्स भी रॉन्ग की कैटेगरी में रखना पड़ेगा, और हम सबको वो रूल मानना पड़ेगा। तो रूल्स शायद लोगों ने मिलकर बनाए होंगे और फिर उसको इनफॉर्मली फॉलो करना स्टार्ट किया होगा, फिर धीरे धीरे करके उसको एक लीगल पिक्चर बना दिया कि भाई कंपलसरी है। एक अब जैसे गांव गांव में होता है, तो अपने पहले के टाइम पे जब गांव में लोग रहते थे तो कोई कोर्ट कचहरी थोड़ी थी, वो गांव के मुखिया होते हैं, सरपंच बोलते हैं, वो पंचायत होती है, 5 लोगों की कमेटी होती है, वो लोग गाँव में सारी पंचायत करते हैं, बैठते हैं, सबके सामने बातचीत होती है, सब अपना पक्ष रखते हैं, और फाइनली एक रूल बनता है, और फिर बोले हमारे गाँव का अच्छे ये कानून होगा, जो ये नहीं मानेगा उसको गाँव से बाहर निकाल देंगे। इस टाइप का सिस्टम होता था। अब वो लिखित में नहीं है, लेकिन पूरे गांव ने उस चीज को सरपंच के सामने मान लिया। अब तब के लोग भी ऐसे थे ना, वो एक बड़ों का डर भी होता था,
पंचायत का डर भी होता था, समाज की शर्म भी होती थी कि भाई सरपंच ने बोला है तो मानना पड़ेगा। आज ऐसा है भाई तू सरपंच होगा, तेरे घर में जो करना है कर ले। लोगों का एटीट्यूड भी बदल गया। अब जब वो चीज आ गई है तो कंपल्शन जरूरी है। नहीं फॉलो करोगे तो क्या होगा भाई, उठा के जेल में बंद कर देंगे। अरे नहीं नहीं सर ठीक है। अब वो जेल जाने का डर है, फांसी का डर है, तो लोग थोड़ा बहुत लिमिट में है। नहीं है वो नहीं होगा तो फिर कोई भी अपनी मनमानी करेगा। आप सोचो आज कानून में फांसी का प्रोविजन है, उसके बाद भी क्राइम रेट कितना है। खुलेआम लोग रास्ते पे एक दूसरे का मर्डर भी कर देते हैं। तो इतनी हिम्मत है जबकि कानून है, नहीं होता तो सोचो क्या सिचुएशन होती है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो ये जो लीगल सिस्टम आज हम इंडिया में फॉलो कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में फॉलो कर रहे हैं, ये लीगल सिस्टम की शुरुआत कैसे हुई और आज जिस स्टेज पे हम हैं वो कौन सा स्टेज है, वो सब चीजें यहाँ पे इन्होंने डिस्कशन में ली। तो इंट्रोडक्शन या स्टार्टिंग का जो पूरा पार्ट है ना, उसमें ये सारी जनरल बातें हैं। तो जितना आप इसको जनरली एक डिस्कशन के तौर पे सुनोगे ना, आपको मजा आएगा। आप उसको पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से या वर्ड टू वर्ड देखने जाओगे तो आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा वो डिफिकल्ट लगेगा वैसा। चलिए आगे देखते हैं। इंट्रोडक्शन में देखते हैं लैंग्वेज में क्या बोला है, थोड़ा वो भी रिलेट करते जाते हैं। द नेचर एंड मीनिंग ऑफ लॉ हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय वेरियस ज्यूरिस्ट। ज्यूरिस्ट वो लोग हैं जो कानून की पढ़ाई करते हैं, जिनको कानून की अच्छी जानकारी है, उन लोगों को ज्यूरिस्ट बोला जाता है। तो आपको जो ऐसे वर्ड्स मिले ना, थोड़ा इसमें लिख लेना, क्योंकि चैप्टर की लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल है। एक वर्ड है, मैं ट्राई करता हूँ जितने भी लीगल टर्म है आपको साथ में समझाता जाता हूँ। ज्यूरिस एक वर्ड है। ज्यूरिस का मतलब होता है लॉ, और ज्यूरिस्ट मतलब जो लॉ मेकर्स हैं, जो कानून की पढ़ाई कर रहे हैं, इनको बोला जा रहा है ज्यूरिस्ट। ज्यूरिस्ट मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन हो गया, और ज्यूरिस्ट मतलब एक पर्टिकुलर फील्ड होगी। ठीक है, वहां से एक वर्ड आता है, आपका एक सब्जेक्ट है नेक्स्ट लेवल पे, उसको बोलते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस। ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब है नॉलेज ऑफ लॉ। दिस इज ज्यूरिस्प्रूडेंस, नॉलेज ऑफ लॉ। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट है एग्जीक्यूटिव में, ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज, ये हम पढ़ेंगे। ज्यूरिस का मतलब लॉ, प्रूडेंस का मतलब किसी चीज की नॉलेज हो ना, वहां से एक वर्ड आता है नॉलेज ऑफ लॉ। तो ये सब टर्म्स कहीं ना कहीं बीच में मिलते रहेंगे। चलिए देखें। However, there is no unanimity of opinion regarding the true nature and meaning of law. यूनानिमिटी मतलब जहाँ पे सब लोग एक चीज पे अग्री करें। यूनानिमस, यूनानिमस का मतलब सब लोग हाँ में हाँ मिला रहे कि भाई हम सब इस बात से अग्री करते हैं। अगर ऐसा है दैट इज कॉल्ड यूनानिमिटी। एक बोलते हैं मेजोरिटी। मेजोरिटी का मतलब आप जानते हो कि भाई आधे से ज्यादा लोग पक्ष में है, बाकी के लोग खिलाफ है। यूनानिमिटी का मतलब होता है कि सारे लोग पक्ष में, खिलाफ कोई नहीं है, सब एक साथ है, उसको बोलते हैं यूनानिमस। वैसा तो बोला कानून को लेके, कानून के मतलब को लेके कोई यूनानिमिटी नहीं है। यूनानिमिटी नहीं है का मतलब ये है कि एक सबकी एक राय नहीं है। किसी की नजर में कानून का मतलब कुछ और है, किसी की नजर में कुछ दूसरा है, ये बात हो रही। द रीजन फॉर लैक ऑफ यूनानिमिटी इज दैट द सब्जेक्ट हैज बीन व्यूड एंड डेल्ट विथ बाय डिफरेंट ज्यूरिस्ट एट डिफरेंट टाइम एंड फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। सबकी सोच अलग है। फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नेचर, सोर्स, फंक्शन, पर्पस ऑफ लॉ टू मीट द नीड्स ऑफ सम गिवन पीरियड ऑफ लीगल डेवलपमेंट। Therefore, it is not practicable to give a precise and definite meaning of law, which may hold good for all times to come. ये लोग बोलना ये चाह रहे हैं कि देखो कानून को समझने का सबका नजरिया अलग अलग है। हम हर किसी को एक पर्टिकुलर डेफिनेशन जो है रटा नहीं सकते और एक्सेप्ट नहीं करा सकते। तो एक कानून हर समय पे, आने वाले साल में, पिछले साल में, सब जगह सही साबित होगा ऐसा होता नहीं है। समय के हिसाब से चीजें बदलती है और लोगों का नजरिया अलग अलग है, तो कानून भी अलग अलग हो सकते हैं। ये हम देखते हैं। Therefore, it is not practicable. Okay. However, it is desirable to refer to some of the definitions given by different jurists to clarify and amplify the term law. कानून को समझने के लिए लोगों ने अपनी अपनी डेफिनेशंस दी। जैसे जैसे हम वो डेफिनेशंस पढ़ेंगे, हमें ये समझ आएगा कि जो भी ये ज्यूरिस्ट हैं, जो लॉ मेकर्स हैं, उनकी सोच क्या थी, किस बेसिस पे उन्होंने इतने सारे लॉज बनाए जो आज की डेट में हम लोग फॉलो कर रहे हैं वैसा। ठीक है। द वेरियस डेफिनेशंस ऑफ लॉ प्रोपाउंडेड बाय लीगल थियरिस्ट serve to emphasize the different facets of law and built up a complete and rounded picture of the concept of law. Same बात बोल रहे हैं। जिन लोगों ने अपनी अलग अलग डेफिनेशंस दी है, हर डेफिनेशन में हर ज्यूरिस्ट ने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाने की कोशिश की। ये बात बोली। लॉ इज नॉट स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब होता है जो फिक्स है, ऐसे का ऐसा ही रहेगा, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक। और दूसरा जो टर्म होता है उसको बोलते हैं वोलेटाइल या वेरिएबल। जो चीज समय के साथ बदलती रहती है वो वेरिएबल है, वो वोलेटाइल है।
जो चीज समय के साथ वैसी की वैसी ही रहती, बदलती नहीं, उसको बोलते स्टैटिक, फिक्स। ठीक है, तो बोलते कानून स्टैटिक नहीं हो सकता। सर्कमस्टांसिस के हिसाब से, कंडीशंस के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से कानून बदलता रहता है। और एक ही सोसाइटी में अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून भी हो सकते हैं। ये बड़ी कॉमन सी बात है, बड़ी नॉर्मल सी बात है। और इसके बहुत सारे एग्जांपल्स अपने को कॉमन सिचुएशन में, जनरल लाइफ में मिलते हैं। क्या आप ऐसा मानते हो कि कानून सबके लिए एक बराबर होता है? हर इंसान जो सोसाइटी में रह रहा है, सबके लिए सेम ही लॉ होता है, ऐसा होता है? या आप इस बात से डिसएग्री करते हो? आपका नॉलेज क्या बोलता है? लोगों को कैटेगरी में बांट सकते हैं, सबके लिए अलग कानून, इसके लिए अलग, उसके लिए अलग, या सबके लिए सेम कानून होता है? आपका अभी तक का एक्सपीरियंस क्या बोलता है? सबके लिए सेम कानून होता है? वैसा कोई इसके एक्सेप्शन जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं, लोगों को दो पार्ट्स में बांटा गया है, दो चार कैटेगरी में बांटा गया, सबके लिए कानून अलग है, ऐसे कोई एग्जाम्पल? हाँ, कास्ट, हाँ, जनरल वाइज, SC ST OBC, हाँ एग्जैक्टली। तो देखो ये सब डिफरेंसेस आ रहे हैं। कौन सा पॉइंट बोलो? जेंडर वाइज, ओके। और कोई पॉइंट किसी को बोलना नहीं, सही जा रहे हैं। और कुछ एग्जांपल्स क्लियर है? तो आपने जो बोला वो सही है। जेंडर वाइज रूल्स में डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन में वेरिएशन होता है। डिस्क्रिमिनेशन तो भेदभाव हो गया, वेरिएशन का मतलब है कि डिफरेंट लॉज हो सकते हैं। मेल के लिए अलग कानून है, फीमेल के लिए अलग कानून है। आपने बोला एज वाला क्राइटेरिया, माइनर के लिए लॉज अलग है, मेजर के लिए लॉज अलग है। और क्या बोला, कौन सा पॉइंट? हाँ, कास्ट वाइज, तो जनरल कैटेगरी है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, अदर बैकवर्ड क्लासेस है, अभी आया इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, EWS है। तो इन लोगों के लिए, सबके लिए कानून सेम का है? अलग ही तो है। अभी एक दिल्ली में एक रोड एक्सीडेंट हुआ, काफी खराब मैटर था। 17 साल का एक लड़का था, कार चला रहा था, स्कॉर्पियो, रील बना रहा था। उसकी सिस्टर थी या लड़की को बैठी साथ में, वो रील बना रही थी, फास्ट गाड़ी भगा रहे थे और वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। सामने एक बाइक पे लड़का जा रहा था, उसको उड़ा दिया गाड़ी से। अब वो 23 साल का लड़का था, जॉब पे जा रहा था, कुछ इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई थी, ऐसा कुछ था, यंग था, और डेथ हो गई। अब जो लड़के की डेथ हुई, उसकी मदर, सिंगल मदर, अकेला बेटा, अब बेटे की डेथ हो गई। और जो लड़का गाड़ी चला रहा था वो माइनर था, विदाउट लाइसेंस ऑब्वियसली, और गाड़ी ओवर स्पीडिंग कर रहा था वीडियो बनाने के चक्कर में। अब कितना मतलब ट्रैजिक है, जिसके साथ हुआ उसकी तो आप कंडीशन भी इमेजिन नहीं कर सकते। अब जो लड़का था, उसके फादर वही इन्फ्लुएंशियल है, पैसे वाले हैं, ये है वो है, केस आगे बढ़ नहीं रहा है, ऐसा वैसा। तो सोशल मीडिया पर उनके काफ़ी वीडियोस वायरल हुए कि भाई आज मेरे साथ हुआ है, कल तुम्हारे साथ होगा तो क्या होगा। सिस्टम ऐसा बना रखा है कि भाई जिसके पास पैसे हैं सब उसी की चल रही है। तो काफ़ी मैटर सीरियस हो गया। अब जो माइनर है उसके लिए कानून अलग है। माइनर के थ्रू किसी की डेथ हो जाए तो उसको फांसी की सज़ा नहीं होती। माइनर मर्डर कर दे तो भी उसको फांसी की सज़ा नहीं होती। उसके लिए जुवेनाइल बोर्ड अलग से होता है, जुवेनाइल कोर्ट होता है, उनको जुवेनाइल जस्टिस के हिसाब से जेल होती है, और मैक्सिमम सज़ा 3 साल की होती है। अब किसी की जान ले ली और 3 साल में छूट गए। अब ये कितना फेयर है, कितना अनफेयर है, वो डिबेटेबल है। लेकिन कानून में वेरिएशन है। यही लड़का अगर 18 साल से ऊपर होता तो मेजर होता, सज़ा अलग होती। 18 साल से नीचे है तो सज़ा अलग है। तो ये सब मैटर्स जो है उसमें आप देखते हो कि कानून हर किसी के लिए एक बराबर नहीं है। मेल फीमेल वाला वेरिएशन भी है, कास्ट वाला भी है। अभी आप रिजर्वेशन पे अगर बात करो तो और डिबेटेबल टॉपिक है कि भाई जनरल वाले की सीट का क्राइटेरिया अलग है, SC वाले का अलग है, ST वाले का अलग है, OBC का अलग है। अब इसमें क्या है ना, पब्लिक डिवाइड हो जाती है। जो जनरल में है वो गालियां दे रहा है, बोले तो भेदभाव है। लेकिन जिसको सीट मिल रही है SC ST OBC में, बोले नहीं हमारा हक है, सरकार दे रही तो हम क्यों यूज नहीं करें। तो पब्लिक के ओपिनियन तुरंत डिवाइड हो जाते हैं, सब अपने फायदे के हिसाब से अच्छा है बुरा बोलते हैं, वैसा है। तो कानून सबके लिए एक बराबर नहीं है। लॉ इज नॉट स्टैटिक, और कैटेगरी वाइज वो चेंज हो सकता है। एज ग्रुप में सीनियर सिटीजन वाला भी तो क्राइटेरिया होता है। अभी आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, आपने टिकट बुक कराई, होता है ना वो लोअर बर्थ, मिडल बर्थ, अपर बर्थ, सबको लोअर वाली चाहिए, ठीक है। वैसा होता है, सब लोग वही ट्राई करते हैं नीचे की सीट मिल जाए, लेकिन मुझे तो लगता है ऊपर वाली बेस्ट है। आप भी कभी ट्रेन में ट्रैवल करते हो तो एक्सपीरियंस ये बोलता हो, ऊपर जाकर सो जाओ चुपचाप, किसी की परेशानी नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। नीचे की सीट तो पब्लिक प्रॉपर्टी है, अपनी सीट अपने को यूज करने को मिलती नहीं। पूरा दिन तो लोग बैठे रहेंगे और फिर रात को सोना होगा, सबको बोलना पड़ेगा भाई सीट खाली कर दो, मेरे को सोना है। और थोड़ा जल्दी सोने जाओगे तो लोग मुंह बना रहे होंगे, बोले इतनी भी क्या जल्दी, बैठने दो हम, वैसा है। तो वो सीट अपने को यूज करने को मिलती नहीं। अब कोई सीनियर सिटीजन को जब सीट अलॉट होती है तो मोस्टली उनको लोअर बर्थ दी जाती है। अपने लिए तो क्या, अपने तो अपर बर्थ पे जाके बैठ सकते हैं। अब उल्टा होता तो बोले नहीं, ये तो डिस्क्रिमिनेशन है, कानून सबके लिए एक बराबर होना चाहिए। भाई जितना ये अंकल डिजर्व करते हैं लोअर बर्थ, मैं भी तो डिजर्व करता हूँ। बोले बेटा मैं 70 साल का इंसान ऊपर कैसे चढ़ूंगा। बोले आपका प्रॉब्लम है, कानून सबके लिए एक बराबर है। अरे कानून सबके लिए एक बराबर, थोड़ी सेंसिटिविटी और प्रैक्टिकलिटी तो होती है। अब वो अपर वाली बर्थ पे चढ़ने में अपने को इनकन्वीनियंस होती है, तो एक एजेड पर्सन कैसे चढ़ेगा। तो उन्होंने सिस्टम बना रखा है कि पहला अलॉटमेंट एज देख के लोअर बर्थ का सीनियर सिटीजन को देते हैं। अब ये भेदभाव है या ये रिक्वायर्ड है?
बोलो ये डिस्क्रिमिनेशन है या रिक्वायर्ड है? रिक्वायर्ड है ना, तो इसको डिस्क्रिमिनेशन नहीं बोल सकते। ये ऐसा है कि भाई जो इंसान की जैसे रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से उसके लिए लॉ बनाना चाहिए, ये इम्प्लाइड सी बात है। अब जेंडर के बेसिस पे भी लॉज होते हैं, जैसे मेल और फीमेल के लिए मेटर्निटी बेनिफिट का कानून है, मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट है। तो भाई जो भी वर्किंग वुमेन है, अगर वो प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में है तो उनको जॉब से हॉलीडे मिलेगी, लीव मिलेगी, और उनका पे कट नहीं होगा, उनको जॉब से निकाला नहीं जाएगा। वो लीव उनको कुछ वीक्स की मिलती है, 26 वीक्स का प्रोविजन है कि मैटरनिटी रिलीफ आप क्लेम कर सकते हो। पहले 12 वीक्स था, अभी 2019 में इसको अमेंड करके बढ़ा के 26 वीक्स कर दिया। अभी कितनी कंपनीज तो जो है वो मैटरनल के साथ पैटर्नल लीव भी दे रही है, और वो काफ़ी प्रैक्टिकल भी है। बिकॉज भाई अगर सोलो फैमिली है, वाइफ की डिलीवरी है, हस्बैंड पूरा दिन ऑफिस में, तो भाई उसकी केयर टेकिंग कौन करेगा? और डिलीवरी के नियर बाई वाले टाइम में तो रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हेल्थ ऐसी हो जाती है, तो ऑब्वियसली भाई हस्बैंड को तो साथ में रहना ही पड़ेगा। अब बहुत सारी कंपनीज ने पैटर्नल लीव का भी क्राइटेरिया सामने से अलाउ किया कि आप 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना छुट्टी ले सकते हो, कि भाई ठीक है वाइफ का केयर टेकिंग कर लो, फिर थोड़ा स्टेबिलिटी आ जाए, फिर आप वापस कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है वो होनी चाहिए वैसा। तो ये कानून की बात यहाँ पे हो रही है। मटीरियलिज्म एंड इंडिविजुअलिज्म आर प्रिवेलिंग एट ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ। थोड़ा फिलोसॉफिकल बातें भी कर रहे हैं कि हर किसी का ध्यान जो है वो इंडिविजुअली खुद के ऊपर है और मटीरियलिस्टिक चीज़ों पे है, मतलब जो गुड्स और ये सब चीज़ें सोसाइटी में जो है उनके ऊपर है। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं हमें एक सिस्टम बना के चलना जरूरी है। Therefore, law has undergone a vast transformation, conceptually and structurally. The idea of abstract justice has been replaced by social justice. बोला आजकल सोशल जस्टिस पे बहुत ज़्यादा फोकस है कि समाज में हर किसी को न्याय मिलना चाहिए, हर कैटेगरी के इंसान का ध्यान रखा जाना चाहिए और किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, इसकी पूरी कोशिश की जाती है। वैसे इसके लिए जो लॉज हैं या जो लीगल डेफिनेशंस हैं उसमें अलग अलग सोच सामने लाई गई, उनको कुछ नाम दिए गए, उसको बोलते हैं स्कूल्स ऑफ लॉ। सबसे पहला है नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ, इसके ऊपर सब पे डिटेल में बात करेंगे, वैसे नाम बता रहा हूँ। पॉजिटिविस्टिक स्कूल ऑफ लॉ, हिस्टोरिकल, सोशियोलॉजिकल, रियलिस्टिक, ये सब आपके लिए एमसीक्यू के पॉइंट्स हो सकते हैं। अब इन सभी पे एक एक करके बात करेंगे, आपको काफी क्लैरिटी आएगी, बिल्कुल भी डिफिकल्ट चीज नहीं। सबसे पहले बोला नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ क्या बोलता है। ये थॉट प्रोसेस, विचारधारा फॉलो करने वालों का सोचना क्या है, ये पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं। इन्होंने नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ में ऐसा बोला है, बहुत सारे हिस्टोरियंस और थिंकर्स रहे हैं जिनका नाम जैसे नाम दे रखे हैं ना, अल्पाइन, सिसेरो, जस्टिनियन, ठीक है, ये सब लोगों के नाम है, सैलमन। इन लोगों ने नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ को प्रेफर किया है, उनकी सोच इस सोच के साथ मिलती है। और इन सभी का मेन आइडिया ये था कि लॉ में ना एक जस्टिस का एलिमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी कानून ऐसा होना चाहिए जिससे सामने वाले को न्याय मिले, जस्टिस मिले। अगर किसी कानून में जस्टिस नहीं है तो फिर वो कानून कैसे हो सकता है? जो कानून बना ही इसलिए कि किसी के साथ इनजस्टिस ना हो और सबको अपना हक मिले। तो जस्टिस इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ लॉ, दैट इज कॉल्ड नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ। ये जो थॉट प्रोसेस है इसको नाम दिया गया नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ। और इसको सजेस्ट करने वाले, इसको रेकमेंड करने वाले सारे लोग हैं जिनके नाम मैंने अभी लिए, एल्पाइन, सिसेरो, जस्टिनियन, सैलमन, ठीक है, ये सब लोग इस चीज से अग्री करते हैं, ऐसा है। और ये जो थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री है ना, ये अपने इंडियन माइथोलॉजी, हिंदू माइथोलॉजी से आई है। बोले राजा महाराजाओं के ज़माने से, वेद पुराण के ज़माने से अपनी माइथोलॉजी बोलते थे कि भाई जस्टिस या जो न्याय है वो सबको मिलना चाहिए और वो हमारा धर्म होना चाहिए वैसा। तो राजा महाराजाओं के ज़माने से, मतलब समझ लो रामायण के ज़माने से इसी चीज़ के ऊपर जो है वो बिलीफ है। चाहे आप वो महाभारत का कृष्ण भगवान वाला हिस्सा ले लो, भगवत गीता वाला जो पूरा वो है वो उसका बेस ले लो आप, या रामायण का बेस ले लो कि जो सही है वो होना चाहिए, जो गलत है वो नहीं होना चाहिए, और हर किसी को न्याय मिलना चाहिए। दैट इज द बेसिक आइडिया ऑफ लॉ। और हिंदू माइथोलॉजी से ये नेचुरल स्कूल में इवॉल्व हुआ, ऐसा आपने बोल सकते हैं। ये बेसिक स्टोरी है। अब इसमें आपको वर्ड टू वर्ड लर्न नहीं करना है, आपको ना हर बात का इंटेंशन समझना है। एमसीक्यू आपका अपने आप उसके ऊपर बन जाएगा, उसकी कोई टेंशन नहीं। वैसा तो थोड़ा सा डिफरेंट चैप्टर है ये। बाकी लॉज में कैसा होता है, हम एक एक सेंटेंस पे जाते हैं, यहाँ पे आपको उसके इंटेंशन पे जाना पड़ेगा, सेंटेंसेस सेकेंडरी हो जाएंगे वैसे। नेक्स्ट पॉइंट देखो, पॉजिटिविस्टिक डेफिनेशन। ये दूसरा थॉट प्रोसेस है। इसमें एक हिस्टोरियन रहे हैं जिनका नाम है जॉन ऑस्टिन, उनके नाम से लिखा है अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन, उनका पूरा नाम है जॉन ऑस्टिन। लॉ इज द एग्रीगेट ऑफ रूल्स सेट बाय मैन एज पॉलिटिकली सुपीरियर टू मेन एज पॉलिटिकल सब्जेक्ट। सिंप्लीफाई करते हैं, ऑस्टिन ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि लॉ का मतलब क्या है, एक सेट ऑफ रूल्स है, जो रूल्स कुछ लोगों ने बनाए जिनको हम बोलते हैं पॉलिटिकली सुपीरियर। और किन लोगों के लिए बनाए हैं, जो लोग हैं पॉलिटिकल सब्जेक्ट। और आजकल अगर आप देखो तो ऐसा ही है, एक सरकार है जो कानून बनाती है,
सरकार में कितने लोग हैं? 20, 50, 100, 200, 500। और जिन लोगों के लिए कानून बनता है वो कितने लोग हैं? 140 करोड़। बात समझ आ रही? हम सब जनता के लिए कानून बनाने का काम कौन कर रही है? सरकार कर रही है। तो सरकार जो है ना वो पॉलिटिकली सुपीरियर है, पॉलिटिक्स में सुपीरियर पोस्ट है उनके पास। और बाकी के जो लोग हैं, जो पब्लिक है, वो कौन है? पॉलिटिकल सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब जिनके लिए कानून बनाया जा रहा है। तो आप सोचो 400-500 लोग मिलके 150 करोड़ लोगों के बारे में डिसीजन लेते हैं और 140 करोड़ लोगों को मानना पड़ता है। सरकार जो कानून पास करती है वो हम सब क्यों मानने के लिए लायबल है? बिकॉज पॉलिटिकली रूल्स के हिसाब से दे आर सुपीरियर एंड वी आर सब्जेक्ट। तो जॉन ऑस्टिन ने बोला कि ये भी एक तरीका होता है कानून बनाने का, जिससे मैं अग्री करता हूँ। और इस थॉट प्रोसेस को नाम दिया गया पॉजिटिविस्टिक स्कूल ऑफ लॉ, पॉजिटिविस्टिक अप्रोच वैसा है। फिर उन्होंने एक थियरी बनाई थी, ऑस्टिन की जो थियरी, उसकी जो सोच है, उनका एक नाम है, दैट इज कॉल्ड कमांड थियरी ऑफ द सोवरेन। देखो टर्म लिखा हुआ मिलेगा, कमांड ऑफ द सोवरेन मिला, मैंने उसको हाईलाइट भी किया हुआ है। कमांड ऑफ द सोवरेन। सोवरेन का मतलब होता है इंडिपेंडेंट, आप मीनिंग लिख लो। सोवरेन का मतलब है इंडिपेंडेंट। पता चला? तो यहाँ पे इंडिपेंडेंस की बात हो रही। कमांड ऑफ द सोवरेन, ऐसी एक अथॉरिटी जो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, जिसके पास कानून बनाने का हक है, वो जो कमांड देगी, वो जो ऑर्डर देगी, वो सबको मानना पड़ेगा। आज भारत सरकार जो है वो इंडिपेंडेंट है, ब्रिटिशर्स का कानून तो खत्म हो गया। भारत सरकार जो कानून बनाएगी वो हम सबको मानना पड़ेगा या नहीं? वो उनका आदेश है, ऑर्डर है, दैट इज कॉल्ड कमांड ऑफ द सोवरेन। ठीक है, तो ये ऑस्टिन की थियरी थी कि ऐसा कानून होना चाहिए। अब इसकी लैंग्वेज देखते हैं। इट ऑब्लाइजेस अ सर्टेन कोर्स ऑफ कंडक्ट और imposes a duty and is backed by a sanction. Obliges a certain code of conduct मतलब है कि जो सरकार बोलेगी वो आपको करना पड़े। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या होता है? कि जो बोला है फॉलो करो, आप उससे अलग नहीं जा सकते। आपकी ड्यूटी बन जाएगी कि आपको कानून फॉलो करना पड़ेगा। और कोई कानून फॉलो ना करे तो उसके साथ क्या होता है? कोई लॉज को फॉलो ना करे तो उसके साथ क्या होता है? कुछ एक्शन होता है उसके खिलाफ या नहीं? क्या एक्शन होता है? पेनल्टी हो सकती है, और कुछ जेल भी हो सकती है। आपने कितने लेवल का ऑफेंस किया है, उस लेवल से जेल का सेंटेंस डिसाइड हो सकता है। मतलब इन शॉर्ट, रूल्स फॉलो ना करने पे कुछ ना कुछ एक्शन तो आपके खिलाफ होगा। इस चीज को बोलते हैं सैंक्शंस, जो वर्ड यूज किया ना, सैंक्शंस। ठीक है, इट इज बैक्ड बाय अ सैंक्शन। सैंक्शन का मतलब पनिशमेंट, लिख के रख लो। काफी नए नए वर्ड्स है आपके लिए, बट इससे आपका थोड़ा सा लीगल नॉलेज डेवलप होगा, इसलिए उन्होंने चैप्टर फर्स्ट लेवल पे रखा है। सैंक्शंस का मतलब पनिशमेंट। ठीक है, तो जो कमांड नहीं मानेगा, जो उसको ड्यूटी की तरह फुलफिल नहीं करेगा, उसके खिलाफ एक्शन होगा। सीधी बात होगी। सरकार ने कानून बनाया ट्रैफिक रूल्स कि हेलमेट पहनना पड़ेगा व्हीकल ड्राइव करने के लिए। आप लोग पहनते हो हेलमेट या नहीं पहनते हो? कंपलसरी नहीं पहनते हो तो फिर क्या एक्शन होता है आपके खिलाफ? पुलिस ने पकड़ लिया तो चालान हो जाएगा। अब देखो, पहले के टाइम पे लोगों को हेलमेट का बिल्कुल डर नहीं था। अभी रिसेंटली लास्ट 1-2 साल से लोग हेलमेट पहनने लगे, सूरत में खासकर। रीजन बीइंग कि भाई देखेंगे ना, पुलिस पकड़ लेगी तो क्या हो जाएगा। डर नहीं था, बिकॉज पुलिस पकड़ेगी फिर अपने उसके सेटिंग करेंगे, सर जाने दो, छोड़ दो, देख लो, बोलेंगे चालान कटेगा, बोले समझ लो अभी क्या करना है क्या नहीं करना है। तो 50-100 रुपये देके ना अपने पुलिस वाले का सेटिंग करके निकल जाते हैं, या फिर इधर उधर से गाड़ी घुमा के कहीं से निकल गए। तो कितनी बार हो रहा था, रास्ते पे जा रहे लोग घूम के वापस आ रहे हैं, तो समझ में आ जाता है आगे पुलिस खड़ी होगी। तो जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना घूम के किसी और रास्ते से निकल जाएंगे, वो एक को पकड़ रहा होगा, 4 बाजू में से निकल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं लोग लाइटली लेते थे। अब गवर्नमेंट ने कानून में थोड़ा सा बदलाव किया और बोला कि अब 500 रुपये का चालान होगा, सीधा 1000 रुपये का भी हो सकता है, और तीसरी बार पकड़े गए तो लाइसेंस ही कैंसिल कर देंगे। अब लोग है ना अपने इंडिया में, एक तो देखो जान की वैल्यू लोगों को है नहीं। लोग क्या है ना, कॉस्ट बेनिफिट इवैल्यूएशन करते हैं। ऐसे ही सोचते हैं कि बोले हेलमेट आता है 1500 रुपये का, 1000 रुपये, 1100 रुपये का, चालान कटता है 100 रुपये का। वो भी अगर चालान की चिट्ठी बनाई तो सेटिंग करके मान गया तो 50 रुपये में मान जाएगा। अब लोग ऐसे इवैल्यूएशन करते हैं कि बोले 1000-1100 का हेलमेट है, मैं साल में 1-2 बार पकड़ा जाता हूँ गलती से, अपना टैलेंट है कि अपन निकल जाते हैं इधर उधर से, 2 बार पकड़ा भी गया ना तो 50-50 रुपये के हिसाब से 100 रुपये में काम हो जाता है। अब जो काम 100 रुपये में हो रहा है, मैं उसके लिए 1100 का हेलमेट क्यों खरीदूं? लोग ऐसे बात करते हैं और लिटरली ऐसे ही सोचते हैं। अब कैसा हो गया ना, फाइन का अमाउंट हो गया 500 रुपये और पुलिस हर चौराहे पे खड़ी है, सीसीटीवी लगा दिया, एक चालान आया तो 500 गए। अब लोग इवैल्यूएशन क्या कर रहे हैं, बोले अपने पास 2 ही लाइफ लाइन है, 1100 की हेलमेट है, 500 के अगर 2 बार कट गए पूरे साल में तो इतने में तो हेलमेट आ जाएगा, तो छोड़ यार हेलमेट पहन लेते, बार बार 500 कौन भरेगा। और ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल कर दिया तो और दिक्कत हो जाएगी। बात समझ आ रही? अब जैसे ही ये रूल आया उसके बाद रास्ते पे देखो सबके सिर पे हेलमेट है,
तो ये जब नया नया आया था तब भी मैं टू व्हीलर पे निकला, बोले यार सूरत में कमाल हो गया, सिग्नल पे खड़ा हूँ सबके सिर पे हेलमेट है, तो ये तो मतलब अनबिलीवेबल है कि सूरती पब्लिक रूल्स फॉलो कर रही है इतना मतलब रिलीजियसली। अब वो सारा कमाल जो है ना 500 रुपए के चालान का है, 100 रुपए के चालान की किसी को वैल्यू नहीं थी। और देख रहे हो डर जान का नहीं है, डर कानून का है। 500 रुपए आपकी जान से ज्यादा कीमती है। आप अपना सिर बचाने के लिए हेलमेट नहीं पहनते, आप 500 रुपए बचाने के लिए हेलमेट पहनते हो। सरकार को ये बात पता है, लोग ऐसा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बोले ये तो गलत है, सरकार की दादागिरी है, हमारी जान है, हम जाने हमको क्या करना है। वो कौन होते हैं? अजीब लोग हो यार। ऑपोजिशन वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बोले सरकार पैसे लूटने के लिए कर रही है। अबे पैसे लूटने के लिए थोड़ी कर रही है। जब कोई गिरता है व्हीकल से, उसको चोट लगती है, मर जाता है, तो उसकी फैमिली पे क्या इम्पैक्ट होता है? अब चलाते टाइम तो लग रहा है कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता, अरे गिरो पे थोड़ी ना बचने का मौका मिलेगा, वो तो वन टाइम इवेंट है, खत्म हो जाएगा काम। और सबसे ज्यादा जो एक्सीडेंटल डेथ होती है वो सर पे चोट लगने की वजह से होती है, ये डेटा है। बिकॉज हेड इज द मोस्ट प्रेशियस पार्ट। अगर आपको सिर पे चोट लग गई तो वो इनएविटेबल है, क्योंकि ब्रेन डैमेज हो जाता है। हाथ पांव टूटेंगे तो एक बार इंसान रिवाइव भी हो जाएगा, लेकिन सर पे चोट लगने के बाद रिवाइवल है नहीं। अब गवर्नमेंट बोल रही पब्लिक ये बात नहीं समझती, तो उनको समझाने के लिए क्या करें? बोले हमको कहाँ शौक है 500 रुपए आपसे जबरदस्ती वसूलने का। ऐसा पुलिस ने किया, जिसने हेलमेट पहना है उससे पैसे ले लिए 500 रुपए, और कोई एक्सक्यूज दे दिया, पीयूसी नहीं है, लाइसेंस नहीं है, ये है वो है, वो समझ आया। बट हेलमेट पहनोगे तो आपसे पैसे कौन मांग रहा है? तो पहनो ना, क्यों नहीं पहन रहे? और 500 रुपए छोड़ो यार, अपनी सेफ्टी के लिए तो पहन लो। क्यों हीरो बनना है कि हमको कुछ नहीं होता? स्पीड में चला रहे हो आप, गिरोगे तो आपको अपने आप को बचाने का मौका क्या, टाइम भी नहीं मिलेगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में काम खत्म। तो सरकार ने जब वो चीज कंपल्शन लगाई और आपकी ड्यूटी बना दी और आपने नहीं फॉलो किया तो आपके ऊपर सैंक्शन लगाया, तब जाके लोग उसको इतना फॉलो कर रहे हैं, अदरवाइज नहीं करते। समझ आ रहा है? तो लॉज जो है वो स्ट्रिक्टली फॉलो करवाने के लिए उसमें सैंक्शंस का एलिमेंट या फिर पनिशमेंट का एलिमेंट जरूरी है, नहीं तो कहाँ कोई मानता है। फिर आया केल्सन, हैंस केल्सन नाम है इसका, HANS, हेल्स कैंसल, ये इसका नाम है। हैंस केल्सन ने थियरी दी, उसकी थियरी का नाम है प्योर थियरी ऑफ लॉ। आपका MCQ पेपर है तो ये क्वेश्चन बन सकता है। जॉन ऑस्टिन की थियरी का नाम बताओ, कमांड ऑफ द सोवरेन। ठीक है, केल्सन की थियरी का नाम बताओ, प्योर थियरी ऑफ लॉ। अब प्योर थियरी ऑफ लॉ ऐसा बोलती है कि कानून के ऊपर सवाल मत उठाओ, कानून जैसा है वो सही ही है। ठीक है, उसको आप क्रिटिसाइज मत करो, आप समझने की कोशिश करो वो ऐसा क्यों है। मतलब ये तो जबरदस्ती है, जरूरी थोड़ी कि मैं उस चीज से अग्री करूं। केल्सन बोलता है नहीं, कानून तो इतना प्योर होता है कि उसके ऊपर सवाल उठाना मतलब जैसे आप भगवान पे सवाल उठा रहे हो। जो बोला है वो सही है, आप उसमें आप ढूंढो कि आपको क्यों नहीं समझ आ रहा, वो तो सही है। इस टाइप की जो सोच है, एकदम बोलते हैं ना, आपने अपने आप को डिवोट कर दिया कि भाई जो इसने बोल दिया वो फाइनल है। ठीक है, जैसे आप किसी को फॉलो करते हो, आप कोई गुरु जी है, आप उनको फॉलो करते हो, तो उन्होंने जो बोल दिया, बोले ये तो गलत हो ही नहीं सकते, ये जो बोल रहे हो सही है, ब्लाइंड फेथ टाइप का हो गया। तो केल्सन भी कुछ वैसे ही बोल रहा है कि भाई जो लॉ है ना, वो प्योर थियरी ऑफ लॉ ये बोलती है कि आप कानून को वैसे फॉलो करो रिलीजियसली जैसे साक्षात भगवान ने दिया है। आप समझोगे वो ऐसा क्यों, उस पर सवाल नहीं उठा सकते आप। अब ये थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल है, तो केल्सन की थियरी को प्रैक्टिकल वर्ल्ड में बहुत ज्यादा बोलते हैं ना एक्सेप्टेंस नहीं मिला। लोगों ने उसको क्रिटिसाइज ही किया, बोले तू भक्ति करता है भाई, ऐसा नहीं होता है, कानून में भी गलतियां हो सकती है। अगर वो समाज को नुकसान पहुंचा रहा है तो सरकार को कानून बदलना भी पड़ता है, वैसी बात है। तो इसकी थियरी से बहुत ज्यादा लोग अग्री नहीं करते, तो अपने इसमें डेप्थ में जाएंगे भी नहीं, टाइम मत वेस्ट करो उस पर। एक टर्म खाली उससे रिलेटेड हो बता देता हूँ। इसने बोला है कि हर एक कानून का एक फाउंडेशन होता है कि वो इवॉल्व कहाँ से हुआ। उसके लिए टर्म यूज किया है ग्रंड नॉर्म, लास्ट सेंटेंस में आपको दिखेगा। ग्रंड नॉर्म का मतलब है बेसिक लॉ या फाउंडेशन लॉ, आप लिख के रख लो। बेसिक और फाउंडेशन लॉ, ठीक है, ये इसका मीनिंग हो सकता है। एग्जाम्पल ही देता हूँ ना, बात क्लियर हो जाएगी, ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है। अपना इंडियन लीगल सिस्टम जो है ना, उसमें एक डॉक्यूमेंट है या एक एक्ट है जिसको अपने बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सुना है उसके बारे में? भारत का संविधान। जितना भी लीगल सिस्टम हम आज इंडिया में फॉलो कर रहे हैं, सबका फाउंडेशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा कोई कानून देश में नहीं बन सकता जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाए। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बेसिक नॉर्म है, हमारा फाउंडेशन है, या इनकी लैंग्वेज में हमारा ग्रैंड नॉर्म है। तो केल्सन की भाषा में बोला जाए तो ग्रैंड नॉर्म का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वो ऐसा बोलना चाह रहा है कि हर एक कानून का कुछ ना कुछ फाउंडेशन होता है, बट दिस इज नॉट ट्रू इन ऑल सिचुएशंस। वैसा है, कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन क्या है? कुछ भी नहीं, वो खुद फाउंडेशन है। हर देश के पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं है, अपने पास है वो अलग बात है, सबके पास नहीं है। तो जरूरी नहीं कि हर कानून का कोई ना कोई फाउंडेशन लॉ होगा। इट इज वेरी बुकिश टाइप, मतलब वो बोलते हैं ना, सिर्फ किताबों में अच्छी लगने वाली बात है,
प्रैक्टिस में नहीं फॉलो हो पाती, इसलिए कैल्सन की थियरीज को वर्ल्ड रियलिटी में उतना एक्सेप्ट नहीं करता। बात समझ आ रही? फिर भी बोले जा रहा है, कोई सुन नहीं रहा है तो भी कोई बात नहीं। चलिए, तो पता चला पॉजिटिविस्टिक अप्रोच में क्या है, बोले जो कानून है वो अच्छा ही है, उसको आप फॉलो करने की कोशिश करो। फिर जो पॉलिटिकली सुपीरियर लोग हैं उन्होंने बाकी लोगों के लिए कानून बनाया है, दिस इज पॉजिटिविस्टिक डेफिनेशन। तीसरी डेफिनेशन पे चलते हैं, हिस्टोरिकल डेफिनेशन ऑफ लॉ। ये भी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो कानून है वो अनकॉन्शियसली और ऑर्गेनिकली ग्रो हुआ है। मैं एक एक वर्ड पे जा रहा हूँ जिसमें आपको समझ में आएगा, कुछ नया सीखोगे। ऑर्गेनिकली और अनकॉन्शियसली ग्रो हुआ है, इसका मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि कानून को एक दिन बैठ के बनाया, अगले दिन से सबके ऊपर इम्पोज कर दिया। आज सोचा नहीं बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट है लॉज बनाने की, सोसाइटी ऐसे नहीं चल सकती, चलो बैठते हैं, शाम को मिलते हैं। शाम को बैठे 2-4 घंटे में पूरे दुनिया कानून बना दिया और अगले दिन से वो कानून हो गया, ऐसा कभी नहीं हुआ। लॉज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अनकॉन्शियसली ऑर्गेनिकली ग्रो हुए। ऑर्गेनिकली ग्रो होने का मतलब पता है क्या है? नेचुरली, अपने आप। सोशल मीडिया में आप देखते हो इंस्टा अकाउंट्स, यूट्यूब अकाउंट्स, तो जो लोग फॉलोअर बढ़ाने के चक्कर में लगे रहते हैं, अपने इन्फ्लुएंसर्स नहीं होते, उनको क्या होता है, इंस्टा पे फॉलोअर ज्यादा चाहिए कि भाई मुझे ज्यादा पब्लिक देख रही है तो मेरी वैल्यू बढ़ेगी। अब वो फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए कितनी बार ना पेड प्रमोशन करते हैं, लोगों को हायर करते हैं, पैसा देके फॉलोअर बढ़वाते हैं। वो जो है वो ऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं है, वो इनऑर्गेनिक ग्रोथ है। मतलब आपने एडवर्टाइजमेंट की, पैसा खर्च किया तो फॉलोअर्स मिले। और एक होता है कि आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, बहुत सारे यूट्यूबर्स अच्छा कंटेंट बनाते हैं, वो लोग कोई बूस्टिंग, कोई प्रमोशन, पैसा खर्च नहीं करते, अच्छा कंटेंट बनाते हैं, लोग अपने आप उसको वायरल करते जाते हैं, बहुत बढ़िया कंटेंट है, इसका वीडियो देखना, फॉलो कर लेना। वो है ऑर्गेनिक ग्रोथ, विदाउट एनी एडिशनल एफर्ट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका नाम अपने आप बेटर होता गया, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक ग्रोथ। यहाँ पे भी यही बोला कि कानून भी समय के साथ साथ धीरे धीरे डेवलप हुआ है। अच्छा, आज हम जिस लीगल फेज में है, ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, लिखित कानून है, एक्ट पास होता है, दिस इज कॉल्ड द लास्ट फेज ऑफ द लीगल सिस्टम। मतलब जहां से इवॉल्व हुआ ना, हम ऑलरेडी लास्ट स्टेज में है। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, एक आदि मानव का जमाना था, गुफाओं में रहते थे, वहां पे तब कोई लिखित कानून नहीं, कोई सरपंच नहीं, कोई गांव नहीं, कुछ नहीं। उसके बाद ये राजा महाराजाओं का युग आया, तो उसमें राजा ने जो बोल दिया वो कानून। उसके बाद गांव के सरपंच बनाए गए तो वो कानून। उसके बाद आया पार्लियामेंट, जब सरकारें बनी, ये ब्रिटिश रूल आया, ये सब चीजें हुई, तब जाके गवर्नमेंट सिस्टम और पार्लियामेंट्री सिस्टम आया। ये तो अभी लास्ट 200, 400, 500 साल में हुई चीजें हैं ना, उसके पहले तो जमाने अलग ही थे। तो आज हम जिस लीगल सिस्टम के फेज में है, दैट इज द लास्ट फेज ऑफ द लॉ मेकिंग प्रोसेस। समझ आ रहा है? ये बातें यहाँ पे बोलिए। फिर बोला है लॉ इज फाउंड एंड इट इज नॉट मेड। धीरे धीरे लोगों को समझ में आया कि ये सही है, ये गलत है। लॉ इज नॉट यूनिवर्सल इन नेचर। वही बात, सबके लिए कानून एक बराबर नहीं हो सकता, कानून यूनिवर्सल नहीं है, इट इज डिफरेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लाइक लैंग्वेज इट वेरीज विद पीपल एंड एज। ये बात हुई अपनी, लोगों के हिसाब से और उनकी उम्र के हिसाब से कानून बदलता है। तभी तो माइनर के लिए अलग कानून है, सीनियर सिटीजन के लिए अलग कानून है, दैट इज वेरिएशन विद पीपल एंड एज। इसके बाद एक टर्म आया जो इसमें लिखा है कस्टम्स। कस्टम्स का मतलब होता है ट्रेडिशन, आप लिख के रख सकते हो। कस्टम्स, ट्रेडिशंस, रीति रिवाज, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कस्टम्स। बहुत नए टर्म्स है एक्चुअली चैप्टर में, तो स्लोली स्लोली उसको समझते जाएंगे, कोई जल्दी नहीं अपने। बोलो, पता चला? कस्टम्स का मतलब है ट्रेडिशंस। आपने कितनी बार रिलीजियस मैटर्स में बोलते हैं ना, बोले हमारे समाज में ये सिस्टम है, हमारे यहाँ पूजा पाठ ऐसे होती है, हमारे यहाँ फेस्टिवल ऐसे सेलिब्रेट होता है, हमारे यहाँ इस दिन पे ये करते हैं, वो करते हैं, ये खाते हैं, ये पहनते हैं, वो सब चीज़ें होती है। तो बोले ये जो प्रथा है वो चली आ रही है हजारों सालों से। तो बोले हमारी कम्युनिटी में ये ट्रेडिशन है जो पिछले पता नहीं कितने साल से चल रहा है। इसको यहाँ पे इन्होंने बोला है कस्टम्स। कस्टम्स का मतलब इतना पुराना ट्रेडिशन जिसकी तारीख पता करना भी मुश्किल हो। तो 100, 200, 500 साल से चली आ रही प्रथा है, जो आपके पेरेंट्स ने आपको बताई, उनके पेरेंट्स ने उनको बताई, उनके पेरेंट्स ने उनको समझाई, और पता नहीं कितने जनरेशन से वो ट्रेडिशन आपके यहाँ चल रहा है। ये कोई रिलीजियस सेरेमनी को लेके हो सकता है, कोई खाने पीने की चीज़ों को लेके हो सकता है, कोई पूजा पाठ करने का तरीका हो सकता है, और ये अपने एक्सपीरियंस करते भी। अभी दिवाली आती है, अब दिवाली पे सब लोग वो लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, दिवाली मनाते हैं। वो पूजा पाठ का तरीका हर घर में थोड़ा थोड़ा अलग होता है। अब वो कैसे होता है भाई, घर के सबसे बड़े होते हैं ना, उनको पूछते हैं। आपके दादा दादी की एज के जो लोग होंगे ना, उनको पता होता है कि बोले पहले ऐसे करो, फिर वैसे करो, फिर हम ये मंत्र पढ़ते हैं, ये पूजा करते हैं, ये वाली आरती गाते हैं, फिर ये रिचुअल होता है भाई, वो लक्ष्मी जी की मूर्ति है, उनकी वो स्थापना ऐसे करते हैं, ये सारी चीजें होती है। वो जैसे बताते जाते हैं ना, बाकी घर के लोग वैसे करते जाते हैं। अपने को पूछा, अपने कुछ पता ही नहीं होता है। वो पुरानी जनरेशन है, उनको पता है क्योंकि वो 50 साल से ये चीज कर रहे हैं।
अब उनको किसने सिखाया? तो बोला हमको हमारे मम्मी पापा ने सिखाया था, हमारे दादा दादी ये चीज करते थे, हम इतने साल से देखते आ रहे थे, तो वो सीख गए। अब धीरे धीरे ये चीज जनरेशनली सब पे पास ऑन होती जा रही है, तो ये हमारा कस्टम बन गया, हमारा ट्रेडिशन बन गया। बात समझ आ रही है वैसे? तो ये सब चीजें, तो बोला पहले कस्टम्स थे, फिर उसके बाद धीरे धीरे जाके कानून बना, और कस्टम्स को ध्यान में रख के ही कानून बनते हैं। कोई भी कानून ऐसा नहीं है जो कस्टम्स के अगेंस्ट जाए। अब दिवाली मनाने पे कोई सरकार बैन लगा सकती है? दिवाली मनाओगे जेल हो जाएगी। सोचो क्या होगा, वो सरकार का क्या होगा जो ऐसा कानून पास करेगी? कस्टम्स है भाई, ट्रेडिशन है लोगों का, तो फॉलो करने देना पड़ेगा। अब ये रिलीजन वाइज अलग अलग भी तो होता है। अब हिंदू रिलीजन में आप होली दिवाली मना रहे हो, क्रिश्चियन रिलीजन में आप क्रिसमस मना रहे हो, ठीक है। अब सिख रिलीजन होगा तो उनका फेस्टिवल होगा, मुस्लिम्स होंगे तो उनका फेस्टिवल होगा। तो सबको अपने अपने फेस्टिवल मनाने का राइट क्यों मिला है? क्योंकि जो कस्टम्स थे वो तो फॉलो होंगे। वैसा ये चीज जब तक किसी को नुकसान नहीं हो रहा है तब तक आप फॉलो कर सकते हो। फिर जो मैंने आपको बोला, लेजिस्लेशन इज द लास्ट स्टेज ऑफ लॉ मेकिंग। लेजिस्लेशन मतलब ये पार्लियामेंट्री सिस्टम, लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं ना, मतलब आपकी विधानसभा। तो जो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का सिस्टम आज है, दैट इज द लास्ट स्टेज। इसके आगे अभी पता नहीं क्या आएगा, अभी तक तो यही है। बोलो, बात कुछ समझ आ रही है? थोड़ा थोड़ा रिलेट हो रहा है? तो आपको जनरल बातें समझनी आता है, कोई ऐसा लर्निंग का प्रेशर नहीं अपने ऊपर। और ये सब्जेक्ट में लर्निंग का बर्डन थोड़ा वैसे भी कम हो जाएगा, बिकॉज लिखना नहीं, OMR सिस्टम है। तो आप जितना बातों को समझते जाओगे, आपको क्वेश्चन पढ़ के अपने आप 4 ऑप्शन में से एक तो मैच हो जाएगा, उतना टेंशन नहीं रहेगा। और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप सारे क्वेश्चन सिलेक्ट करके भी आ सकते हो, और रॉन्ग होने पे कोई माइनस मार्किंग नहीं होगी, तो वो भी एडवांटेज है। नेक्स्ट है सोशियोलॉजिकल डेफिनेशन ऑफ लॉ। सोशियोलॉजिकल डेफिनेशन ये बोल रही है कि हमें एक समाज को सही तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए। दूसरा, लोगों को सोशल राइट्स मिलने चाहिए। आज आप एक सोसाइटी में रहते हो तो आपकी अपनी डिग्निटी, आपकी रिस्पेक्ट, आपकी एक अपनी पर्सनल स्पेस, प्रिवेसी, मेंटल हेल्थ, वो सबका ध्यान रखा जाता है। कोई आपको ऐसे मेंटली परेशान कर रहा है, कोई टॉर्चर कर रहा है, कोई मारपीट करके चला जाता है, चलेगा ऐसा? ऐसा सब नहीं होगा। तो सोसाइटी में हर किसी को इज्जत से रहने का, डिग्निटी से रहने का पूरा राइट मिलना चाहिए, और एक सोशल सिस्टम बना रहना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और यही बात यहाँ पे सोशियोलॉजिकल डेफिनेशन में की है वैसे, ठीक है। देखते हैं, लैंग्वेज से आपको रिलेट कराने ट्राई करता हूँ। सेकेंड पॉइंट में जो बोला है, हियरिंग डिफाइंस लॉ एज द फॉर्म ऑफ गारंटी ऑफ द कंडीशंस ऑफ लाइफ ऑफ सोसाइटी अश्योर्ड बाय स्टेट्स पावर ऑफ कंस्ट्रेंट। सोसाइटी में डिग्निटी से रहने का राइट आपको मिला है, गारंटी की गई है, और ये गारंटी किसने दी है? कानून ने। अगर कोई आपके साथ मिसबिहेव करता है, कोई आपको मेंटली परेशान करता है, कोई आपके बेसिक सिविल राइट्स को रोकता है, तो एक सिस्टम है, आप पुलिस कंप्लेंट कर सकते हो, आप कोर्ट में जा सकते हो, उस पर केस फाइल कर सकते हो, उसको जेल पहुंचा सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है। तो दैट इज कॉल्ड अ सोशियोलॉजिकल सिस्टम ऑफ लॉ, जो फॉलो होना चाहिए और वो हो रहा है वैसे। तो जो भी नाम यहाँ पे दिख रहे हैं, डगॉइट है, हियरिंग है, रॉस्को पाउंड है, इन सब ने इस चीज का फेवरिज्म किया है कि हाँ, सोशल जस्टिस लोगों को मिलना चाहिए, समाज में हक से जीने का राइट सबको मिलना चाहिए। तो दैट इज द ओनली पॉइंट। तो आप उतना पे फोकस करो, उतने पॉइंट पे, तो भी क्लियर है। और जो लास्ट पार्ट है, रियलिस्टिक डेफिनेशन ऑफ लॉ, वो सबसे बढ़िया लगती है मुझे, तो बहुत प्रैक्टिकली उस चीज को लिखा गया है वैसा। मैं वो सेंटेंस आपको बताता हूँ जहां से रिलेट होगा। जो 4th पॉइंट है ना, उसमें आपको बात का मतलब मिलेगा। उसमें बोला है, लॉ इज नथिंग बट अ मैकेनिज्म of regulating the human conduct in a society so that the harmonious cooperation of its members increases and thereby avoid the ruin by coordinating the divergent conflicting interest of individuals। थोड़ा सिंपल करते हैं इसको। बोले लॉ कुछ नहीं है, एक मैकेनिज्म है जो ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन कंडक्ट को रेगुलेट करता है। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ, आपको बात एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगी। कितनी बार होता है अपने आस पड़ोस में, काफी लोग रहते हैं सोसाइटी में, कहीं पे भी कभी 2 लोगों के बीच में झगड़ा हो गया। झगड़े का रीजन तो एकदम फालतू ही होता है, पार्किंग को लेके झगड़ा हो रहा है। बोले यहाँ तूने गाड़ी कैसे लगाई? तो बोले ऐसे आया और ऐसे पार्क कर दिया, लगा दी, इसमें क्या बड़ी बात है? तो बोले भाई मैं रोज यहाँ गाड़ी रखता हूँ। तो बोले ठीक है, आज नहीं रखी थी, मैंने रख दी, तेरा नाम लिखा है। बोले नाम नहीं लिखा है, लेकिन रोज मैं रखता हूँ ना, तो दूसरी जगह जाकर रख, मुझे यहाँ गाड़ी रखनी है। ऐसी ऐसी बातों पर झगड़ा हो रहा है। अब 2 लोगों में ऐसी बात पे बहस हो गई, बहुत कॉमन है, ऐसी सब चीजों पे झगड़े होते रहते हैं अपने आस पड़ोस में। तो अब 2 लोग ऐसा झगड़ा कर रहे हैं, बाकी पब्लिक क्या कर रही है? कोई उनको रोकने जा रहा है, अरे भाई साहब जाने दो, सब साइड पे खड़े होते हैं, लड़ने दो, अपने तो एंटरटेनमेंट मिल रहा है फालतू का, अपन देख रहे हैं आराम से। सोसाइटी वाले इकट्ठे हो जाते हैं, बालकनी में पब्लिक आ जाती है, थोड़ी देर और चले तो लोग पॉपकॉर्न चाय नाश्ता लेके बैठ जाए कि तुम चालू रखो, हमारा लाइव एंटरटेनमेंट हो रहा है। अब झगड़ा चल रहा है ऐसा 2 लोगों में। अब देखो वो झगड़ा कहाँ तक एस्केलेट हो सकता है, उसकी लिमिट है कुछ। एक ने कुछ बोला, दूसरे ने कुछ बोला,
एक ने गाली दी, दूसरे ने गाली दी, फिर एक ने हाथ उठा दिया, दूसरे ने हाथ उठा दिया, एक ने चाकू मार दिया, खेल खत्म। ऐसा होता है? बात जाती है वहां तक? नहीं जाती। देखना दोनों लोग एक दूसरे पे चिल्लाएंगे, एक दूसरे को बातें बोलेंगे, गालियां देंगे, हाथ कोई नहीं उठाएगा। फिर बोले हाथ तो लगा के देख, बोले तू हाथ लगा के देख। दोनों एक दूसरे धमकी दे रहे, अपन वेट कर रहे हैं, बोले यार कोई तो हाथ लगाओ यार, पहले एक मारो तो सही, तो फिर सामने वाला मारे तो अपने को तो मजा आए कम से कम। कोई मार ही नहीं रहा, धमका रहे एक दूसरे को, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तू जानता नहीं है, अरे भाई तो हाँ बता दे तू कौन है, मैं भी देख लेता हूँ। मारेगा कोई नहीं, बाकी पब्लिक वेट कर रही है कब हाथापाई होगी, कब मजा आएगा। अब होता है मारपीट हो जाती है, होती भी होगी तो बहुत रेयर केस में। पता है दोनों को पता है अंदर से, कितना भी एक दूसरे पे चिल्ला ले, लेकिन दोनों को पता है कि अगर पहले हाथ मैंने उठाया तो मैं फंसूंगा इन द सेंस पुलिस आएगी, फिर मुझे अरेस्ट करके लेके जाएंगे। अब जितनी इसकी धुलाई करूंगा उतनी पुलिस वाले मेरी धुलाई कर देंगे, तो यार हाथ तो नहीं उठा सकते। आप कितना भी बोल लो किसी को, लेकिन दोनों को अंदर से पता है कि इतनी तो हिम्मत नहीं होगी कि हाथ उठा देगा, क्योंकि उसके बाद फिर जो मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगा तो इसका क्या होगा वो इसको ही पता है और मुझे ही पता है। तो धमकी दे रहे हैं, फिर चिल्ला के चले जाते हैं, बोले अगली बार आना देखो देख लूंगा। बोलता अभी देख ले, यहीं तो खड़ा हूँ। बोले नहीं अगली बार आना। वो अगली बार इसलिए पता है कि कुछ कर दिया अभी तो पुलिस केस हो जाएगा। पता है ये डर है ना लोगों के माइंड में, इसलिए बात हाथापाई तक नहीं पहुंचती। ठीक है, थोड़ा बहुत गर्मा गर्मी होती, मैटर सॉर्ट हो जाता है। आप सोचो अगर पुलिस और कानून का डर नहीं होता तो दोनों में से कोई एक किसी का मर्डर ही कर देता। बोले ले अब लगा गाड़ी यहाँ पे, उसकी लाश को पूछ रहे, बोले अब गाड़ी लगा ले, ठीक है तेरे को ठिकाने लगा दिया, तू खुद कहाँ पार्क होगा ये बता। तो उसको मार पीट के अलग करके फेंक दिया कहीं पे और गाड़ी वहीं लगाएगा। ऐसी सोसाइटी कैसे चलेगी सोचो आप। तो कानून का डर है, इसलिए ह्यूमन बिहेवियर कहीं ना कहीं रेगुलेट हो रहा है, बिकॉज मुझे पता है कि मैं ऐसा करूंगा तो मेरे साथ पता नहीं क्या होगा। वो डर की वजह से लोग लिमिट में रहते हैं अपनी, वरना ह्यूमन बिहेवियर की कोई लिमिट नहीं, गुस्से की लिमिट नहीं वैसा। और देखो रियलिस्टिक डेफिनेशन वही बोल रही है, लॉ इज नथिंग बट अ मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेटिंग ह्यूमन कंडक्ट इन सोसाइटी सो दैट द हार्मोनियस कोऑपरेशन ऑफ इट्स मेंबर्स इंक्रीजेस। ठीक है, लोगों में हार्मनी बनी रहे, हार्मनी का मतलब सुख शांति बनी रहे और लोगों का बिहेवियर रेगुलेट हो, कंट्रोल में हो। तो सबको पता है कि अगर हमने एक लिमिट क्रॉस की तो कानून जो है उसके जो सैंक्शंस है वो हमें फेस करने पड़ेंगे वैसे। सो दैट इज द पॉइंट। तो रियलिस्टिक डेफिनेशन जो है वो इन चीजों के बारे में बात करती है। अब अगर आपको एक रख समझ में आ गया है तो आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। ये चैप्टर ही ऐसा है कि मैं वर्ड टू वर्ड पढ़ने के लिए खुद ही ना बोलता हूँ कि जितना आप सेंटेंसेस में उलझ जाओगे मेन बात ही भूल जाओ। तो आपको ना मेन सेंटेंसेस पकड़ने, उसके आजू बाजू की स्टोरी ध्यान रखनी है, उस पर आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। वैसे हर चैप्टर में ऐसा प्रिविलेज नहीं मिलता, बट ये टॉपिक ऐसा है, इसमें अपने पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। बोलो बात समझ आ गई? तो ये 5 जो थियरीज थी वो अपन ने कंप्लीट कर ली। आज इसको यहीं पे स्टॉप करेंगे, इसके आगे नहीं जाएंगे। थोड़ा धीरे धीरे चैप्टर में फ्लो आएगा ना, फिर अपने पेजेस की स्पीड बढ़ जाएगी। आज के लिए तो अपन ने अच्छा खासा कवर कर ही दिया है, बहुत। कुछ पूछना है आपको, कुछ नहीं समझ आया अभी तक, स्टोरी रिलेट हुई? ठीक है।